Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस क्लास में हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सैलाइन फीचर्स देखेंगे, विशेषताएं। ठीक है, जैसे आपको पता है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। आज हम उसकी विशेषताओं को वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यू कैन सी रिटन एंड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित तथा निर्मित संविधान। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, रिटन में है ना, और ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, भारत का संविधान सभा ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार इसको बनाया है। मीन्स एक टाइम फिक्स था कि किस टाइम तक हमें बनाना है और पूरी प्लानिंग के साथ इसका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया है। इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। मतलब जितने भी इसके आधारभूत सिद्धांत है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सब लिखा गया है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि सबकी रचना की प्रक्रिया, मतलब किस तरीके से ये फॉर्म होंगे, इनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, है ना, और नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो क्यों है वो बड़ा? क्योंकि उसमें सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सबको लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, है ना, और जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों की पूरी प्रोसेस को बताया गया है ना, और नागरिकों की जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, इस सब के बारे में डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन इज वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव, विस्तृत तथा व्यापक। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत तथा व्यापक है। मीन्स काफ़ी बड़ा है, डिटेल्ड में है ना। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, मीन्स आर्टिकल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है ना, और कंटिन्यूस इसमें चेंजेस होके इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें क्लॉज इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। और 12 अनुसूचियाँ, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 अनुसूचियाँ थी, है ना, शेड्यूल्स थी, और प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियाँ हैं और 2 परिशिष्ट हैं। ठीक है, तथा इसके 22 खंडों में विभाजित किया गया है। मीन्स 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एच.वी. कॉमथ ने इसकी विशालता के संबंध में लिखा था, मतलब ये तब बड़ा है, इसके बारे में एच.वी. कॉमथ एक राइटर है, उन्होंने क्या लिखा है, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। मीन्स सुप्रीम, आप देखेंगे सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स ने भी इसके बारे में लिखा है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मीन्स सबसे डिटेल में है। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लेंडिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लचीला और कठोर दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है, मीन्स मिक्सचर है। ठीक है, इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी भी देख सकते हो, चेंज होना पॉसिबल है, और कठोरता भी देखोगे, जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी टिपिकल है ना। तो ये लचीले और कठोर दोनों का ही मिश्रण है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें पहले ही पता था कि कोई भी रूल अगर वो कंटिन्यूस पुराना हो रहा है तो वो चेंज होती हुई कंडीशन के साथ उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए इन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ऐसा बनाया जो लचीला भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, है ना, और कठोर भी हो। मतलब कोई उसे अपना हाथ का खिलौना ना बना ले, जब चाहे उसे चेंज करता रहे। ठीक है, और ना ही इतना टिपिकल हो कि उसको पूरा ही ख़त्म करना पड़े, है ना। तो दोनों ही व्यवस्था की गई हैं कि ये लचीला भी रहेगा और साथ साथ कठोर भी रहेगा। ठीक है, ये ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है, क्योंकि आप जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिगिड है। उसमें जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1787 में, और अब तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं। ठीक है, और ना ही इंग्लैंड की संविधान की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसमें टाइम टू टाइम चेंज कर सके, है ना। कुछ अनुच्छेदों में जो पार्लियामेंट है उसने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। मीन्स कम लोगों की वोटिंग से ही चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संशोधन है, चेंजेस हैं, उनमें बहुमत चाहिए।
ठीक है, बहुत सारे लोगों का वोट चाहिए तभी उसमें चेंज करना पॉसिबल हो पाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवरेन स्टेट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। जो हमारा संविधान बना है उसमें हमारे राज्य को मीन्स भारत को संपूर्ण सत्ता प्रदान की गई है। मतलब आप कहेंगे किसी और के पास कोई और हमारे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो पूरी पावर है वो किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, भारत अगर इंटरनली देखें है ना और एक्सटर्नली देखें तो दोनों ही तरह से सर्वोच्च सबसे ऊपर है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी फ्री है ना, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी हमारे पास विदेशी प्रेशर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। संविधान की जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल, उसमें गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया था कि जो हमारा देश होगा है ना वो कैसा होगा? रिपब्लिकन होगा। इसका मतलब होता है जिसमें जो शासन का हेड है ना वो आनुवंशिक ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। मीन्स जो हमारे देश का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं चलेगा कि राजा है उसके बाद दूसरा उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी? जनता जो यहाँ के लोग हैं वो उन्हें वोट देकर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे शासन का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और उसका जो इलेक्शन है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, भारत में काफ़ी टाइम से ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चली आ रही थी, अब उसको समाप्त करके उसका एंड करके रिपब्लिकन सिस्टम आया था। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक शासन की स्थापना। अब भारत में 29 राज्यों का एक संघ है। अब 29 राज्य जब बना था उस समय थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें चेंज होके इस समय आप देखोगे तो 28 स्टेट है ना। तो भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। मीन्स जो सेंटर है और स्टेट है उनके बीच में क्या किया गया है? जो पावर से उनका डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सी पावर को केंद्र सरकार हैंडल करेगी है ना और किन शक्तियों को राज्य सरकार हैंडल करेगी। इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसके ऊपर भी आपको एक अलग से क्लास मिल जाएगी जिसमें यूनियन सूची होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है? लिस्टेड में बताया गया है कि कौन सी लिस्ट में कौन से टॉपिक पे कौन सी गवर्नमेंट कानून बना सकती है। संघ सूची मीन्स यूनियन लिस्ट में सारे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। ठीक है, अब ये सब व्यवस्था की गई है जिससे हमारे देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेडरल, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। जैसा कि भी मैंने आपको बताया हमारा देश का संविधान कैसा है? संघात्मक है। मीन्स जो पावर से उनको डिवाइड किया गया है, लेकिन ये संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। कैसे? कि इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो तो फेडरल है, लेकिन जो इसकी सोल है, आत्मा है, वो एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधान की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एकात्मक में आप देख सकते हो सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है ना। इमरजेंसी होगी तो सारी पावर किसके पास जाएगी? सिर्फ केंद्र सरकार के पास। तो दोनों ही गवर्नमेंट के, दोनों ही शासन के गुण मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। जैसा कि आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन 42 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद भारतीय संविधान में ये वर्ड जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर स्टेट। इसका मीन्स होता है कि हमारा देश किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, है ना। वो धर्म किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा, ना किसी धर्म का फेवर करेगा। वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा। वो सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार करेगा, सर्वधर्म समभाव की पॉलिसी को अपनाएगा। ठीक है, और किसी भी धर्म के लोगों के साथ किसी भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं दिखाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, समाजवाद राज्य की स्थापना। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही ये भी नाम जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में, समाजवादी सोशलिस्ट। अब इसमें क्या किया है? जो समाजवादी राज्य की स्थापना का विकास किया गया है कि हमारा देश कैसा होगा? समाजवादी होगा, जो समाज के लिए
काम करेगा। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन की स्थापना। ठीक है, संविधान द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अब भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, मीन्स फॉर्मल हेड है, और जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कैबिनेट के पास है। ठीक है, अब संसदीय शासन में यही होता है, जो पावर होती है एक्चुअल पावर वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम मात्र का हेड होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब प्रेजेंट में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना संविधान को कहा जाता है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास अधिकार नहीं है, उनका पालन नहीं हो रहा है ना, तो संविधान हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। तो फंडामेंटल राइट्स की अरेंजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। फिर बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक कर्तव्य और बढ़ाकर 11 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमें जब हमें अधिकार चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब भारतीय संविधान की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे देश की न्यायपालिका मतलब जो जुडिशरी है वो संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है, जो कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती है जो मूल अधिकारों या संविधानों का उल्लंघन करे, है ना, इसके अगेंस्ट जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंट्रोल करती है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो संविधान का उल्लंघन होगा और ना ही जो यहाँ के सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनकी अवहेलना की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। अब आयरलैंड के संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। मीन्स जो हमारा राज्य है उसको लोक कल्याणकारी बनाए, ऐसे काम किए जाए जिससे लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। नेक्स्ट वन इज स्पेशल राइट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मीन्स जो जिनकी आप देखोगे डिजिट कम है, मतलब वो ज़्यादा संख्या में नहीं है, है ना, या फिर जो लुप्त ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, है ना, या फिर जो पिछड़ी हुई हैं, बैकवर्ड हैं, तो ऐसी कास्ट को और ऐसी ट्राइब्स को ग्रो करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का भी अंत किया गया है, और जो ऐसी जातियां और जनजातियां हैं उनकी ग्रोथ के लिए उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। ओके, तो ये थे आपके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन देशों की स्टडी करके बनाया गया है और किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है, विशेष बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।